लास्ट क्लास है। इसके बाद आपका काम क्या होगा? आपका काम होगा इस चैप्टर की प्रैक्टिस करना, जो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी कि इस चैप्टर की प्रैक्टिस करना। जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाते हैं साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाना। बाद में मत कहना कि मैम वो डाउट रह गया। कोई भी डाउट हो, आज सबका डाउट भी लूंगी, क्योंकि आज चैप्टर जो है अपना वो 30-35 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। आओ फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आपको ये फोटो याद है? देखो, हमने पढ़ाया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से शुरू हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से, मुंह से शुरू हो जाता है। माउथ के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जो खाना खाया है, माउथ में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। फिर मुंह का खाना कहां जाता है? फूड पाइप में, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, जो 25 सेंटीमीटर लंबा एक पाइप होता है। उसके बाद ईसोफेगस से कहां जाता है? ईसोफेगस से जाता है पेट में। और पेट में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, कौन सी ग्रंथियां होती हैं? जठर ग्रंथियां, जो मेनली प्रोटीन का पाचन करती हैं। उसके बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं, ड्योडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्योडेनम में लीवर अपना बाइल जूस, पेनक्रियाज अपना पेनक्रियाटिक जूस ट्रांसफर करता है। और मैंने कहा था ड्यूडेनम में जितना भी डाइजेशन होना है उतना डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले हिस्से में इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थी। इनका नाम क्या था? हाँ जी, फटाक से बताओ। छोटी आंत के इलियम वाले हिस्से में कुछ उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं थी, जिनको क्या कहते थे हम? प्लीज आंसर कीजिए फटाक से। मैंने पढ़ाया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे उंगली नुमा प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनका नाम क्या दिया था हमने? दीर्घ रोम या विलाय। और विलाय में क्या होता है मैम? जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका अवशोषण होता है। मैंने पढ़ाया था कि ड्यूडेनम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, विलाय के अंदर न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है। जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जितने भी पोषक तत्व होते हैं, उनका अवशोषण हो जाता है। फिर यहां से खून में घुलकर जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे बॉडी की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाते हैं। इसी को हमने एसिमिलेशन या स्वांगीकरण का नाम दिया था। अब मैंने कहा था कि यहां तक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट है। अब जितना भी जो पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा यहां से, ये सारा बनेगा वेस्ट फूड। बच्चों, डाइजेशन जितना होना था सब हो लिया। अब ना डाइजेशन होगा ना एब्जॉर्प्शन होगा न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स का हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसका पाचन नहीं हुआ है, वो जाकर आगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वेस्ट फूड में। और वेस्ट फूड का मतलब होता है मल। मल का मतलब होता है खराब फूड, जिसको हमारे बॉडी से बाहर निकाल देना है हमें। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट वाला पार्ट लिख लो, लार्ज इंटेस्टाइन। LI, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम कहते हैं बड़ी आंत। मैंने कहा था कि बड़ी आंत नाम में बड़ी है, लेकिन लेंथ में छोटी से छोटी है। ये बात बताई थी ना मैंने कहा था बड़ी आंत का नाम भले ही आपने बड़ी आंत रख दिया है, लेकिन जब आप इसकी लेंथ लिखोगे, इसकी लंबाई लिखोगे, तो सिर्फ 1 से 1.5 मीटर या 1 से 1.25 मीटर के बीच में मिलेगी। जबकि लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6 से 6.25 के बारे में, 6 से 6.25 या 6.5 मीटर तक थी। फिर मैम हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा, इसका डायमीटर, इसकी जो चौड़ाई होती है, इसका व्यास जो होता है, इसका डायमीटर वो ज्यादा होता है और अप्रोक्स 3 इंच का होता है। इस फोटो में देख लो ना आप, एक तो इसकी मोटाई देखो, एक इसकी मोटाई देखो। किसकी मोटाई ज्यादा दिख रही है? इस पाइप की दिख रही है ना, देखो ये इतना मोटा है, ये बेचारा इतना पतला सा, ऐसे पतला सा घुमा पड़ा है। तो लार्ज इंटेस्टाइन आप याद रखेंगे लेंथ में कम है, जबकि बच्चा इसका डायमीटर, इसका व्यास जो होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन घूम के आती है। इस तरीके से पाइप होता है ऐसे लंबा सा, ये देखो इस तरीके से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, जिसका डायमीटर ज्यादा है, इस तरीके से घूम के आता है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट वाला हिस्सा है, ऐसे पाउच जैसा, जिसको हम रेक्टम कहते हैं, जिसको हम रेक्टम कहते हैं। अब जिस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से थे, ठीक उसी तरीके से जो LI का मतलब हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, इसके भी 3 हिस्से होते हैं, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं।
देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले का नाम लिखेंगे सिक्कम, अभी सिक्किम मत कर देना, पहले का नाम है सिक्कम। दूसरा हिस्सा जो होता है जिसको कहते हैं कॉलोन भाग, कॉलोन भाग। और लास्ट वाला जो हिस्सा होता है जिसको हम रेक्टम कहते हैं, रेक्टम पार्ट कहते हैं, रेक्टम। सिक्कम, कॉलोन, रेक्टम। अब मैम बताइए डायग्राम में कहां पे सिक्कम है, कहां पे कॉलोन है, कहां पे रेक्टम है? जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है और जहां पे लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है उसको सिक्कम भाग कहा जाता है। जैसे यहां पे आपकी इस तरीके से घूम के आ रही थी स्मॉल इंटेस्टाइन और यहां पे खत्म हो रही थी, और यहां से आपका लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है, तो इस हिस्से को बोलेंगे सिक्कम वाला पार्ट। क्या कहेंगे इस हिस्से को? सिक्कम वाला पार्ट। फिर ये जो पूरा ट्यूब है ऐसे बड़ा सा, इसको बोलेंगे कॉलोन भाग। इसे कॉलोन ट्यूब भी लिखा हुआ मिल सकता है एनसीईआरटी में, मतलब कॉलोन नली, नली के आकार का है ना। और ये जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है पाउच जैसा, थैली होती है उसके पाउच जैसा, इसको रेक्टम भाग कहा जाता है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मेरा क्या, एग्जामिनर मैं ही हूं आपकी फिलहाल। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, बोर्ड पे आंसर है कि नहीं है? लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है कॉलोन वाला भाग, ये वाला कॉलोन। छोटा नहीं पूछा जाता है, सिर्फ बड़ा पूछा जाता है कि बड़ी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? कॉलोन भाग है। कॉलोन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। अब बात आती है लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है। मेन बात तो यही है, यहां पर 5 क्वेश्चन बनते हैं। पांचों क्वेश्चन आज की क्लास में यहीं पे याद करवा दूंगी। देखो, सबसे पहला अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये जो सिक्कम वाला हिस्सा है, कौन सा हिस्सा? सिक्कम वाला हिस्सा है। इस सिक्कम वाले हिस्से में एक वेस्टिजियल ऑर्गन रहता है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब मैम ने क्या बताया था? याद करो, जब हमने दांतों के बारे में पढ़ा था तो वहां पर मैंने बताया था कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो आज भी हैं लेकिन किसी काम के नहीं हैं, उन्हें अवशेषी अंग कहते हैं, उन्हें वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। बताया था ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्कम वाले हिस्से में इस तरीके से कीड़े के आकार का, कीड़ा होता है ना कीड़ा, इस तरीके का कीड़े के आकार का एक वेस्टिजियल ऑर्गन रहते हैं, दैट इज नॉन एज अपेंडिक्स। इसको कहा जाता है अपेंडिक्स। सेम नाम हिंदी में है, अपेंडिक्स। अब मैम ये अपेंडिक्स किस काम का होता है? अगर काम का होता तो इसे वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं कहते, ये किसी काम का नहीं है। देखो बच्चों, जब हम सब बंदर थे, हम सबका विकास किससे हुआ है? हम सबका इवोल्यूशन किससे हुआ है? बंदरों से हुआ है। जब हम बंदर थे तो हम हल्का फुल्का घास फूस खा लेते थे, और उस समय उस घास फूस को पचाने के लिए ये अपेंडिक्स स्ट्रॉन्ग एंजाइम निकालता था। लेकिन अब आप बंदर से इंसान बन चुके हैं, अब आप घास फूस तो नहीं खाते हैं, तो अब हमें इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम की जरूरत नहीं है, इसलिए अब ये अपेंडिक्स हमारे बॉडी में किसी भी काम का नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि अपेंडिक्स कैसा ऑर्गन है? आप कहोगे अपेंडिक्स इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। अपेंडिक्स कहां होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। किस हिस्से में? सिक्कम में। मैम दिखाओ, ये रहा बच्चा आपका अपेंडिक्स, ये रहा अपेंडिक्स, यहां लिखा हुआ इस तरीके से कीड़े के आकार का, ये रहा अपेंडिक्स। अब कभी कभी क्या होता है कि इस अपेंडिक्स के अंदर जब आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो, आप आर्टिफिशियल प्रोटीन खाते हो, जो जिम विम करते हैं वो लोग प्रोटीन वगैरह खाते हैं ज्यादा, या आप ज्यादा तेल या मसाले वाला खाना खाते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चा? उससे आपका ये आपका अपेंडिक्स है ना, इसके अंदर सूजन आ जाती है, इसके अंदर खराब चीजें आके फंस जाती हैं, और इसके अंदर इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो जाता है, जिसके कारण आपको इधर की तरफ थोड़ा सा पेन होगा, दर्द होगा। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर मुझे ना दर्द हो रहा है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है। डॉक्टर कहेगा अरे आपका तो अपेंडिक्स सूजा पड़ा है। अब ये अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा, और डॉक्टर इस अपेंडिक्स को काट के डस्टबिन में डाल देता है। फिर आप ठीक हो जाते हो कुछ दिनों के बाद। क्यों हो जाते हो? क्योंकि आपको पता है बच्चा, ये अपेंडिक्स है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका हमारे बॉडी में किसी भी तरीके का कोई काम नहीं है।
क्वेश्चन एग्जाम में आएगा अपेंडिक्स कैसा ऑर्गन है, इट इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन, कहां होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, किस हिस्से में होता है, सिक्कम वाले हिस्से में। दैट इज, समझ में आ गई मेरी बात। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा लार्ज इंटेस्टाइन से, वो क्या बनेगा, देखो हमने खाना खाया, खाना पच गया, पचने के बाद उसका अवशोषण तो छोटी आंत में हो गया, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कहां हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन हम पानी भी तो पीते हैं, जैसे आज मैंने ग्रीन टी बनवाई है तो मैं भी ग्रीन टी पी रही हूं ना क्लास में, तो जब हम पानी पीते हैं तो पानी का भी तो एब्जॉर्प्शन करवाना पड़ेगा ना हमारे बॉडी में। आप जितना पानी पीते हो उतना तो पेशाब की फॉर्म में बाहर नहीं निकालते हो ना, कुछ पानी तो आपके शरीर के अंदर रहना चाहिए ना। आप जानते हैं हमारे बॉडी में अप्रोक्स 70% पानी है, तो जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहां होता है, तो आप लिखोगे लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, पानी का अवशोषण होता है। यहां पर न्यूट्रिएंट का किसी भी टाइप का कोई अवशोषण नहीं होता है, लेकिन यहां पर वाटर एब्जॉर्प्शन होता है बच्चा, पानी का अवशोषण। देखो ये ट्यूब है ना, इस ट्यूब में अंदर की तरफ ऐसे पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, पतली पतली आपकी ऐसे नलियां होती हैं जो पानी को सक कर लेती हैं, मतलब पानी को अपनी तरफ खींच लेती हैं। तो जितना पानी आपके बॉडी को जरूरत है उतने पानी का अवशोषण यहाँ पे हो जाता है। बच्चों क्वेश्चन बना कि पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है, तब लिखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे, इलियम में, दीर्घ रोम में, विलाय में। लेकिन पूछे पानी का अवशोषण कहां होता है, तब कहां पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। किस हिस्से में, इस सिक्कम और कोलोन में। सिक्कम और कोलोन में ज्यादा होता है, यहां पे इस ट्यूब में पानी का अवशोषण ज्यादा होता है, तो वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो पहला क्वेश्चन लार्ज इंटेस्टाइन से, दूसरा क्वेश्चन लार्ज इंटेस्टाइन से। अब तीसरा जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जरा सुनिएगा। कोलोन में मैम कभी मेरा भी अच्छा क्लास में मेरा नाम सिकंदर जी आपका नाम ले लिया, ठीक है। अब सुनो जरा मेरी बात को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस सिक्कम और कोलोन को कहा जाता है हाउस ऑफ बैक्टीरिया। सिक्कम और कोलोन को हाउस ऑफ बैक्टीरिया कहा जाता है। जैसे आपका एक घर होगा, उस घर में आप रहते हैं, है ना, उस घर का नाम होगा कुछ, या हो सकता है आपके दादा से, आपके पापा के नाम से उस घर को जानते हैं। ठीक वैसे ही सिक्कम और कोलोन को कहा जाता है जीवाणुओं का घर। यहाँ पर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्कम और कोलोन में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होती हैं। अरे मैम बैक्टीरिया, अब आपके आज के लिए गलतफहमी दूर कर देती हूँ। बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। अच्छा बैक्टीरिया वो है जो हमें नुकसान ना पहुंचाए, खराब बैक्टीरिया वो है जो हमें बीमारी कर दे। लेकिन वायरस कभी अच्छे नहीं होते हैं, याद रखिएगा, वायरस कभी अच्छे नहीं होते हैं। हम दही खाते हैं, दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, अच्छा बैक्टीरिया होता है। ठीक ये भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए हमारे लिए अच्छे हैं भाई। जो चीज मुझे नुकसान नहीं पहुंचाती वो मेरे लिए अच्छी है। तो इस सिक्कम और कोलोन के अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। कौन से बैक्टीरिया, नाम लिखो, इस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, इस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया। शॉर्ट फॉर्म में ई कोलाई बैक्टीरिया लिखा जाता है। हिंदी में इस तरीके से मिलेगा आपको, ई कोलाई जीवाणु पाए जाते हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ये रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो काम करते होंगे, ऐसे ही तो नहीं है हमारे बॉडी में। अब क्या काम करते हैं, जितना भी पीछे से अनडाइजेस्टेड फूड आया, भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना डाइजेशन होना था उतना हो चुका है। उसके बाद जितना भी सारा फूड आया है उसको अनडाइजेस्टेड फूड बोलेंगे, उसको अपचित भोजन बोलेंगे। अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर ये बैक्टीरिया पनप जाते हैं, उस अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर ये बैक्टीरिया लग जाते हैं। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्कम और कोलोन में आया अनडाइजेस्टेड फूड, ये बैक्टीरिया जाएंगे, उसके अंदर पनप जाएंगे और उसको सड़ा देंगे, गला देंगे। और फिर उस वेस्ट फूड को क्या कहा, उस अनडाइजेस्टेड फूड को कहोगे आप वेस्ट फूड। हिंदी में लिखोगे आप अपशिष्ट पदार्थ बोलोगे आप इसको, अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है जो हमारे बॉडी से निकलने वाला वेस्ट फूड है।
कौन से बैक्टीरिया ने किया ये काम? जरा मेरी बात को गौर से सुनना। मैम आप कह रही है सिक्कम और कोलोन में जैसे ही अनडाइजेस्टेड फूड आया उसमें एक बैक्टीरिया पनप जाते हैं, बिल्कुल पनप जाते हैं। कौन से बैक्टीरिया? ई कोलाई बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर लग गए, उसे सड़ा दिया, उसे गला दिया। अगर आप दही 4-5 दिन के लिए रखते हो, फ्रिज में ना रखो, बाहर रखो, दही सड़ जाता है। किसकी वजह से सड़ जाता है? बैक्टीरियाज की प्रेजेंस से। ठीक ऐसे ही ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ये वेस्ट फूड में बदलने का काम कौन कर देता है? ई कोलाई बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया हमारी हेल्प क्यों कर रहा है? कुछ ना कुछ। देखो, इस संसार का नियम है, कोई भी आपकी बिना किसी लालच के कोई मेहनत आपकी मदद नहीं करता है। आप मेरे से 10 रुपए मांगो, मैं आपको 10 रुपए के बदले में कुछ तो बोलूंगी कि आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही ये बैक्टीरिया हमारी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों, एक तो इस बैक्टीरिया को रहने के लिए हमने घर दे दिया। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं, इसलिए हमने इसको घर दे दिया, रहने को घर दे दिया। और बच्चों ये क्या करते हैं? ये इसी फूड को खाते भी हैं। ये बैक्टीरिया इस फूड को खाते भी हैं। तो बच्चा, इसको फूड भी मिल गया और इसको रहने को घर मिल गया। अब हम इसे क्यों रखते हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में? इसके तो 2 काम हो गए, इसे रहने को घर दे दिया और खाने को खाना दे दिया। अब हम इसको क्यों रखते हैं? क्योंकि बच्चा, ये जो बैक्टीरिया है ना, इसके बॉडी में 2 विटामिन बनती हैं। कौन कौन से विटामिन? विटामिन के एंड विटामिन B12। 2 विटामिन बनती हैं इस बैक्टीरिया के शरीर में। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये बैक्टीरिया इन विटामिन को हमारे बॉडी में डाल देता है। तो हमारे शरीर में 2 विटामिन आ गई। और विटामिन तो बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो जरा देखो, बैक्टीरिया को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैम बिल्कुल हो रहा है। बैक्टीरिया को रहने के लिए घर मिल गया, खाना मिल गया। हमें क्या मिल गया बैक्टीरिया से? एक तो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को सड़ा दिया, गला दिया, वेस्ट फूड में बदल दिया, फेसेस मल में बदल दिया, अपशिष्ट पदार्थ में बदल दिया। और दूसरा, हमें इसने विटामिन के और विटामिन B12 दे दिया। अब बैक्टीरिया अलग है, हम लोग अलग है, हम इंसान हैं, वो बैक्टीरिया है। 2 अलग अलग जीव एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। ऐसे रिलेशनशिप को बायोलॉजी में कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशन। क्या कहा जाता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है। हिंदी में सहजीवन संबंध कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्लास में सारे कर देना। क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशन? 2 अलग अलग प्रजाति के जीव एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, उसको सहजीवन संबंध कहते हैं, उसको सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। तो इसने हमारे बॉडी में 2 विटामिन डाल दी। कौन कौन सी विटामिन? फटाक से आंसर दो। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं या एग्जामिनर पूछे कि लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन सी विटामिन बनती है, तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन सी विटामिन बनती है? विटामिन के एंड विटामिन B12। कौन बनाता है? फटाक से आंसर करो। कौन सी बैक्टीरिया बनाती है? हाँ जी, कौन सी बैक्टीरिया? ई कोलाई बैक्टीरिया। कैसा रिलेशनशिप शो करती है? सिम्बायोटिक रिलेशन। आपको मैं जब पूरी बायोलॉजी पढ़ाऊंगी ना, तब तक मैं आपको 5 सिम्बायोटिक रिलेशन बताऊंगी और 5 एग्जाम में आते हैं। आज आपने पहला पढ़ लिया, तो जरा बताओ कि ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अंदर क्या क्या हो गया? मैम यहाँ अपेंडिक्स था, यहाँ पर पानी का अवशोषण हो गया, यहाँ पे बैक्टीरिया था, उसने वेस्ट फूड बदल दिया, और ये वेस्ट फूड ऐसे चलता 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 घूमता घूमता यहाँ आ गया। और ये क्या है? इसमें इस तरीके से पेरिस्टालसिस होता हुआ, समझाया था ना पेरिस्टालसिस कैसे होता है, क्रमाकुंचन कैसे होता है। इस तरीके से नीचे की तरफ ये सारा का सारा वेस्ट फूड आ गया और इस पाउच जैसी स्ट्रक्चर में रह गया। और ये पाउच जैसी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? रेक्टम कहलाती है। और इसी रेक्टम का आखिरी किनारा कहलाता है एनस। क्या कहलाता है? एनस, गुद्दा कहलाता है। और ये वेस्ट फूड बाद में आप कहां से रिमूव कर दोगे? एनस के थ्रू आप इस वेस्ट फूड को रिमूव कर दोगे। सिक्कम में अपेंडिक्स, सिक्कम और कोलोन में बैक्टीरिया, वेस्ट फूड बन गया,
पानी का अवशोषण हो गया और ये वेस्ट फूड, ये फेसेस, ये मल, ये आकर यहां पाउच जैसे इसमें रेक्टम में स्टोर होता है फॉर द टेम्परेरी टाइम ऑफ पीरियड, कुछ समय के लिए, और बाद में आप एनएस के थ्रू इसे रिमूव कर देते हैं। और आजकल एनएस कैंसर बहुत चल रहा है, आपने सुना हो तो, भगवान ना करे किसी को भी हो, बहुत खतरनाक कैंसर होता है, बचने के ना के बराबर चांस होते हैं। तो आपको मैंने कहा था जिस दिन माउथ से लेकर एनस तक का पार्ट कंप्लीट हो जाए, समझ लेना डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटेड, पाचन तंत्र कंप्लीट हो गया है। विद क्वालिटी देखो बच्चा, विदाउट क्वालिटी मत देखो सिकंदर, क्वालिटी एकदम ठीक है, विद क्वालिटी देखो। विदाउट क्वालिटी क्यों देखते हो, ज्यादा नेट लगता है आपका। समझ में आई मेरी बात? डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटेड, माउथ खाया, एनस से वेस्ट फूड को रिमूव कर दिया, भाई डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब कैसे क्वेश्चन है, कितने सारे क्वेश्चन करवाए यार, कितने सारे क्वेश्चन हैं। लाइपेज कौन बनाता है, प्रोटीन का डाइजेशन कहां होता है, बाइल जूस कौन बनाता है, फूड का एब्जॉर्प्शन कहां होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन कहां होता है, कौन से बैक्टीरिया रहते हैं, हाउस ऑफ बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, सलाइवा का पीएच वैल्यू कितना होता है, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम होता है, दूध को कौन सा एंजाइम पचाता है। अरे भाई इतना सारा क्वेश्चन। व्हाट इज काइम, पढ़ा चुकी हूं काइम। जब पेट से भोजन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है तो उसको काइम कहा जाता है, सब पढ़ा चुकी हूं। शायद आप लास्ट क्लास में नहीं होंगे, पढ़ा चुकी हूं मुकेश। अब लिखिएगा इस चैप्टर की कुछ डिजीजेस हैं जो डाइजेशन से रिलेटेड हैं, सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं। एक बीमारी होती है डायरिया, डायरिया जिसे हम उल्टी और दस्त बोलते हैं, डायरिया होता है ना, उल्टी और दस्त होने लग जाता है। एक होता है, अच्छा इंग्लिश में भी लिख लो, डायरिया, ठीक है, डबल आ रहेगा। एक लिख लो कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज। क्या होता है बच्चा, कब्ज। एक आजकल अब आप बोलोगे मैम ये सब क्या पढ़ा रही हो, भाई ये आप अपने दैनिक जीवन में भी इन बीमारियों को आप देखते होंगे कि फलाना इंसान को कॉन्स्टिपेशन हो गया, फलाना इंसान को डायरिया हो गया। डायरिया का मतलब होता है, जब जब डायरिया देखोगे उसका मतलब होता है उल्टी होना या दस्त लगना। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, लूज मोशंस एंड वॉमिटिंग को हम डायरिया कहते हैं। देखो माउथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है और उसके थ्रू क्या होता है, आपका वेस्ट फूड आपके बॉडी से रिमूव हो जाता है। मुंह का खाना पेट में गया, पेट से छोटी आंत में ऐसे ऐसे पेरिस्टालसिस होता गया। जब ये पेरिस्टालसिस, जब ये क्रमाकुंचन फास्ट हो जाता है, जब ये पेरिस्टालसिस बहुत तेज तेज होने लग जाए, खाया इस तरीके से पेट में गया, पेट से छोटी आंत से बड़ी आंत में, रेक्टम में गया, रेक्टम से अब आपको एनस से रिमूव करना पड़ेगा। मतलब पेरिस्टालसिस बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत तेज तेज हो रहा है, खाया और बिना पचे ही, बिना एब्जॉर्प्शन के ही आपका वेस्ट फूड आपके लार्ज इंटेस्टाइन और एनस से बाहर निकल गया, तो आपको एक दिन में 5 से 6 बार दस्त लगेंगे। जब पेरिस्टालसिस यानी क्रमाकुंचन की प्रोसेस बहुत फास्ट होने लग जाती है और भोजन के डाइजेशन के लिए टाइम ही नहीं बचता है और बच्चा साथ में आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है, डाइजेशन नहीं हुआ तो एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, और एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो आपके बॉडी में धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी और आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी। इसलिए अगर आपको 2 से 3 दिन दस्त लग जाते हैं तो आपको बच्चा कमजोरी आ जाती है आपके शरीर में। तो जब कभी भी आपने ऐसा कुछ भी कर लिया, आपने बैक्टीरिया वाला पानी पी लिया जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस फास्ट हो गया, या आपने ऐसा खाना खा लिया जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस बहुत फास्ट तेज हो गया, तो आपके बॉडी में डाइजेशन कम हुआ, एब्जॉर्प्शन कम हुआ, ना ही तो भोजन पचा ढंग से, ना ही भोजन का अवशोषण हुआ। एब्जॉर्प्शन कम होगा, डाइजेशन कम होगा, जितना खाया उतना निकल जाएगा। इसको कहते हैं डायरिया, दस्त कहते हैं। इस तरीके से खाते ही फास्ट करा गया। अब जब कभी भी ये पेरिस्टालसिस उल्टा होने लग जाए, ऐसे भाई पेरिस्टालसिस कैसे होता है, माउथ से फूड पाइप, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। अब अगर पेरिस्टालसिस उल्टा हो गया तो पेट का खाना ऊपर की तरफ आएगा और आपके मुंह से उल्टी हो जाएगी। और जब ऐसे करोगे तो हल्का फुल्का ये वाला पार्ट, फेरिंग्स वाला पार्ट कॉमन होता है, नाक से भी उल्टी निकल के आ जाएगी थोड़ी सी। तो जब
पेरिस्टालसिस उल्टा हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में होने लग जाए, तो समझ लेना आपको क्या होगा, आपको वॉमिट होगा, आपको वॉमिटिंग होगी, आपको उल्टी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी भाई? पेरिस्टालसिस तो ऐसे होना चाहिए ना। अब अगर पेट से उल्टा हो गया पेरिस्टालसिस, तो पेट से जो खाना जो अनडाइजेस्टेड है, उल्टी कैसी होती है? पीले से कलर की होती है उल्टी, लेकिन प्रॉपर डाइजेस्टेड तो नहीं होती है ना, क्योंकि पेट से निकल के वापस आ गई वो। इसलिए आप बताएंगे बच्चा कि वॉमिटिंग कब होता है? जब आपका पेरिस्टालसिस उल्टा होता है। जब पेरिस्टालसिस बहुत फास्ट होता है तो आपको दस्त लग जाते हैं, और जब पेरिस्टालसिस बहुत स्लो होता है, जब क्रमाकुंचन की प्रोसेस बहुत स्लो होती है, धीरे 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 डाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे पच रहा है, तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में एक तो बच्चा एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लग जाता है, मतलब वेस्ट फूड बड़ी आंत के अंदर फंस जाता है। ये मान लो आप आम भाषा में। जब पेरिस्टालसिस बहुत स्लो, धीरे धीरे खाया, आराम से 4-5 घंटे में पेट में गया, फिर 2-3 घंटे में छोटी आंत में गया, फिर बड़ी आंत में गया, अब बड़ी आंत से आगे खिसक ही नहीं रहा है वेस्ट फूड, है ना। मैं बहुत आम भाषा में समझा रही हूं क्योंकि ये बीमारियां समझना जरूरी है, इसमें हंसने वसने की बात नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, बड़ी आंत के अंदर ही आपका अपशिष्ट पदार्थ फंस के रह गया, तो आपको कब्ज हो गई, आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो जब पेरिस्टालसिस बहुत स्लो होता है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है अंदर, और अगर ये एब्जॉर्प्शन ज्यादा किसका हो गया? वेस्ट फूड का, अपशिष्ट पदार्थ का हो गया, मल का हो गया, मतलब जिसको त्यागना था वो बड़ी आंत के अंदर ही फंस के रह गया, तो उसे कॉन्स्टिपेशन, उसे कब्ज का नाम दिया जाता है। फिर आप डॉक्टर से दवाइयां लेकर आएंगे, वो दवाइयां क्या करेंगी? उस जो भी वेस्ट फूड है जो जहां पर फंसा है उसके पेरिस्टालसिस को थोड़ा फास्ट करवाएंगी, और जिससे आपको फिर कब्ज से आराम मिलेगा, फिर कब्ज से आराम मिलेगा। एक बच्चा पूछ रहा है एसिडिटी क्या होता है? पेट में जलन, जब आप ज्यादा खाना खा लेते हो, है ना, वैसे मैं पढ़ा चुकी हूं एसिडिटी। ज्यादा खाना खा लिया, स्पाइसी खाना खा लिया, किसी की शादी में गए, बहुत सारा मीठा खट्टा सब ठूस लिया, आपके पेट के अंदर एसिड ज्यादा बनने लग जाता है। एसिड ज्यादा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड ज्यादा निकला, पेट का पीएच वैल्यू कम, पेट का पीएच वैल्यू कम, आपके पेट में जलन, उसी को एसिडिटी कहा जाएगा, उसी को अम्लीय प्रभाव, उसी को अम्लता कहा जाएगा। फिर आप इनो पियो या डाइजिन खाओ या फिर डॉक्टर के पास जाओ, उसे बोलते हैं, आप कहते हैं एसिडिटी, जिसकी वजह से आपको इंडाइजेशन भी हो सकता है, अपच भी हो सकती है, पचेगा नहीं प्रॉपर खाना। भाई सही तो बात है, अगर पेट के अंदर इतना ज्यादा एसिड निकल गया, पेट में जलन हो रही है, तो खाना, पेट में दर्द भी होगा, पेट में गैस भी महसूस होगी, आपको सारी चीजें आपको ये दिखेंगी। इनका सॉल्यूशन बच्चा एक तो यह है कि प्रॉपर ढंग से खाना खाओ, खाने को एक समय पे खाओ, अपना खाने का समय बार बार चेंज मत करो, और खाना धीरे धीरे निगल के खाओ, और खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक करो, खाना खाते या खाना खाने के साथ पानी ना पियो। अगर ऐसे लोगों की आदतें होती हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा खाना भी ठूस रहे हैं, पानी भी ठूस रहे हैं, साथ में पानी पी रहे हैं, या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। नहीं, खाना खाते हो आराम आराम से चबा के, ज्यादा बोलो भी मत, खाना खाते समय बोलना भी नहीं चाहिए, नहीं तो श्वास नली में चावल वावल का दाना चला गया ना तो मर जाओगे हाथों हाथ, है ना, ठीक है। तो इसके सबका यही सॉल्यूशन है, आराम से खाओ, पचा पचा के खाओ, जितनी लिमिट है उतनी खाओ भाई, अपना पेट समझ के खाओ, किसी दूसरे का पेट समझ के मत खाओ। शादी वादी में जाते हो तो अपनी शादी समझ के खाओ, कम खाओ, है ना। और स्पाइसी फूड, थोड़ा मसालेदार खाना कम खाओ, अपनी डाइट में फ्रूट्स को शामिल करो, अगर आपको ये बीमारियां नहीं करनी है सारी तो। और खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो, कम से कम 15-20 मिनट का गैप दो, उसके बाद पानी पियो। ना कॉन्स्टिपेशन होगा, ना आपको इनडाइजेशन होगा, और ना ही आपको किसी भी तरीके का डायरिया की बीमारी होगी। और खाना अच्छा खाओ, राइट। तो आपसे पूछ ले, डायरिया किस सिस्टम का डिसऑर्डर है? डाइजेस्टिव सिस्टम। वॉमिटिंग किस सिस्टम का डिसऑर्डर है? डिसऑर्डर का मतलब तो बीमारी। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। एसिडिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम। और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, किस सिस्टम का? डाइजेस्टिव सिस्टम का। और यहीं पर इसी के साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है मेरी तरफ से। आपकी तरफ से कब कंप्लीट होगा? जब आप इसके क्वेश्चंस लगाएंगे और आप क्वेश्चंस बना पाएंगे, तब जाकर कंप्लीट होगा आपकी तरफ से। मैम भूख किसके कारण लगती है? भाई आपकी सेल्स को एनर्जी चाहिए,
सेल्स एनर्जी मांगेंगी। एनर्जी किससे मिलेगी? खाना खाने से। तो भूख लगेगी भाई। भूख कौन फील करवाता है? ये। अब ये कैसा क्वेश्चन है यार तुम्हारा कि मैम भूख कैसे लगती है? अब ये तो तुम लोग ज्यादा ही बन गए हो यार कि भूख कैसे लगती है। ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ यार, थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ अपना। भूख कैसे लगती है मतलब? इतनी सारी रात रामायण पढ़ाई, सुबह उठ के पूछते सीता किसका बाप थे, सीता किसकी बाप थी? ये कोई बात होती है क्या? है ना? हो गया मैम। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका। अरे भाई कौन है ये? मुकेश, आप लास्ट क्लास नहीं देखते हो क्या? स्टमक में पढ़ा चुकी हूँ। HCl क्या करता है? एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। यही तो अम्ल की भूमिका है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। कौन कहता है कि नहीं पढ़ाया? कितनी बार पढ़ाया है। हिचकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में समझ में आएगा कि हिचकी क्यों आती है। बायोलॉजी के लिए बुक मैंने बोल रखा है, बुक वाले कॉलम में जाओ, बायोलॉजी का वॉल्यूम 1 बुक ले लो। और सुनो, अभी उस पर डिस्काउंट भी चल रहा है। वैसे 295 की जाती है, अभी अगर आप इस वीक खरीदते हो तो 200 रुपए की मिल रही है। कॉरियर चार्ज तो अब आपको देना पड़ेगा। मार्केट में जाओगे 295 की मिलेगी। तो बायोलॉजी वॉल्यूम 1 ले लो। जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते हैं प्रैक्टिस लगाते जाओ, क्या प्रॉब्लम है? आज एक चैप्टर फिनिश हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके क्वेश्चंस लगा डालो फटाक से। जो नहीं बनता है अगली क्लास में मेरे से पूछो ना यार, मैं हूं तो सही। आप पूछो, जब किसी का भी कोई डाउट है तो वो पूछो। चैप्टर इज फिनिश। नया चैप्टर नई क्लास से शुरू करेंगे। कल नया चैप्टर नए मतलब नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। चलो अब बताओ, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव अपलोड। भाई ये नहीं हो सकता। थ्योरी का बैच है सिकंदर जी, अनवांटेड डिमांड आप नहीं कर सकते हैं, है ना मैम? अगर फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपके बॉडी में कमजोरी आ जाएगी। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। कमजोरी आ जाएगी, चक्कर खा खा के गिर जाओगे, फिर ग्लूकोज की बोतल चढ़वाते रहना डॉक्टर से। हाँ, जाइमेज एंजाइम हमारे बॉडी में नहीं होता है। जाइमेज एंजाइम अल्कोहल बनाने में काम आता है। नो। जाइमेज एंजाइम शराब बनाने में काम आता है। क्या बनाने में? शराब। और बता दूं ये किस में पाया जाता है? ईस्ट में, खमीर में पाया जाता है। शराब बनाने में खमीर क्यों डलती है? क्योंकि ये इसके अंदर जाइमेज एंजाइम होता है। तुम क्या समझ रहे हो कि एंजाइम सिर्फ हमारे बॉडी में ही होते हैं, एंजाइम सिर्फ हमारे शरीर में ही काम आते हैं? नहीं। जैसे जाइमेज एंजाइम शराब बनाने में, अल्कोहल बनाने में काम आता है। विटामिन का एब्जॉर्प्शन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताए गए। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हाँ, अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है। काहे को परेशान हो रहे हो? सब तो पढ़ाऊंगी मैं। एंडोक्राइन सिस्टम में सब आएगा, ये सब आएगा। एंजाइम मूल रूप में क्या होता है? पढ़ा तो चुकी हूं। एंजाइम मूल रूप में प्रोटीन होता है भाई। अरे यार तुम लोग क्या हो? तुम लोग तो नाक कटवा रहे हो मेरी। बताओ, ये बात बताई थी कि नहीं बताई? 5 बार बताई थी कि एंजाइम का नेचर प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। मैंने कहा था ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये भी बताया था अधिकांश एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। अप्रोक्स 99.99% एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं। यार तुम लोग यार ये ऐसे करोगे तो फिर। सूरज कह रहे काजल समझ भी नहीं आया। वाह सूरज, मैं तुम्हारी क्लासमेट हूं क्या जो काजल काजल करके बात कर रहे हो? हाँ, टीचर हूं यार, रेस्पेक्ट दो थोड़ी। अगर अगली बार ऐसे बात करी तो मैं ब्लॉक करवा दूंगी क्लास से। ऐसे बच्चे नहीं चाहिए मुझे। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, अगला चैप्टर स्टार्ट कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में एक ही चैप्टर। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया मेरी तरफ से। अब आप लोगों का काम यही है कि भाई आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाओ। उसके लिए बायोलॉजी वॉल्यूम 1 बुक ले लो, या मैं आपको, अगर आपको मेरी किताब से दुश्मनी है, मेरी किताब नहीं लेनी है, तो भाई एक अरियंत की मनोहर पांडे आती है वो ले लो। अच्छी किताब है साइंस